बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद जलसे और मुख्तदर हलकों से मुलाकात के बाद पहली मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंजर आम पर आए। मुलाकात के बाद तवक्को और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि उनके लहजे में नरमी देखी जाएगी, मगर आते ही उन्होंने इदारों पर चढ़ाई शुरू कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जारहाना और दो टोक अल्फाज में यह पैगाम दिया कि बानी पीटीआई के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इदारे अपनी इस्लाह करें, इसी में मुल्क और कौम की भलाई है। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि सूबे में खून बह रहा है, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एपेक्स कमेटी में मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान वफ्द भेजने की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब तुम अपनी पॉलिसीज़ अपने पास रखो, सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए अफगानिस्तान वफ्द भेजूंगा, ये कहा उन्होंने। खुद उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात भी करूँगा और दहशत गर्दी का मसला हल करूँगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्दअमल दिया। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना मुल्क के लिए जहर कातिल है। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं और वो ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। इसी से मुतालिक आज का पहला बड़ा सवाल होगा हमारा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब, मोहम्मद रियाज साहब। आप सबको खुश आमदीद। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जलसे में उन्होंने बहुत ही जारहाना किस्म का खिताब किया, कई ऐसे उन्होंने अल्फाज भी बोले जिस पे अभी तक उन्होंने कोई ख़ास तौर पर माफ़ी नहीं मांगी, ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से। फिर बानी पीटीआई ने भी उनका बड़ा साथ दिया जब उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी अली अमीन गंडापुर ने जलसे में कहा वो अवाम की जज्बात की तर्जुमानी था। लेकिन चूँकि बानी पीटीआई आप कह रहे हैं कि जो कुछ मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा तो वो गलत था। अब ये जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर ने बात कर दी, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता और ये मुज़ाकरात की बात ज़हर कातिल साबित हो सकती है। तो आपको लगता है कि जो उनका आज लबो लहजा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और वो जिस तरह से अफगानिस्तान में कह रहे हैं कि अब मैं अपनी पॉलिसीज़ लेकर चलूँगा, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है? देखिए, इसकी जो ज़ाहरी तौर पे जो सूरत हाल है इसका हम बात करें तो ज़ाहिर ख़तरनाक बात है। ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। अभी ये देखना ये भी है कि इस बात के पीछे जो है वो इमरान खान की जो है रज़ामंदी है या नहीं है, या जैसे एक तहरीक इंसाफ के बारे में अमूमी तासुर है कि वो अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। हो सकता है कि इसको अल्फाज को वापस ले लें या इसमें कोई तरमीम कर लें, इसका अल्फाजों को तब्दील कर लें मुकम्मल तौर पर, ना सही किसी और तरह से उसको जो है वो तब्दील कर दें। लेकिन ये एक वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की जो है गुफ्तगू करे। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है, लेकिन इसके कोई और पहलू भी हैं। एक पहलू तो ये है कि KPK में सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक हो रही है। जो ख़बरें आ रही हैं और जो ख़बरें हम लोग नशर नहीं कर पा रहे और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो गर्दिश कर रही हैं, उनमें कुछ वीडियोस भी हैं, उनमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है, क्योंकि उसको उन ख़बरों को कोई जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहा, तो वो उसका भी हम सही बात नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो एक तयशुदा है कि KPK की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कमोबेश यही हालात जो है बलोचिस्तान के हैं, लेकिन KPK की सूरत हाल ने ख़ास तौर पर 4-5 दिन में जो वहाँ वाक़यात हुए हैं लकी मरबत में, अब वो आगे कह रहे हैं कि बाजोड़ में उस तरह भी बढ़ गए, तो वो मामूल की सूरत हाल तो नहीं है। KPK के हालात का हम मामूल की सूरत हाल से जायज़ा नहीं ले सकते। तो ये वो वक्त नहीं है कि एक दूसरे पर बैठ के तनकीद करें। नून लीग जो है वो इस वक्त जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, उनको वहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए थी। वो अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। हो सकता है कि वहाँ की सूरत हाल की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की हुकूमत पर हो, लेकिन एड्रेस तो करेंगे ना आप। ये एड्रेस नहीं करेंगे उस सूरत हाल को। इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। सियासी नज़रियाती इख्तलाफात होते रहते हैं, इसको आगे चल के मुस्तकबिल में भी जो जारी रहेंगे, हल कर सकते हैं। लेकिन जो फौरी तौर पे दरकार है इस वक्त वफाक को जो है वो ये कहना कि मुदाखलत करें, मुदाखलत ना करें, लेकिन वो सूबे के वज़ीर आला को जो है ना वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना वो ऑन बोर्ड लेकर रात की तारीखी में मुलाकात से मसाइल हल नहीं होने। क्योंकि पहले तो यही बात जो आपने भी कही कि गुमान था, पूरे पाकिस्तान का गुमान था कि वो उनका रवैया तब्दील हो जाएगा। वो कई घंटे जो खामोश रहे उस पर भी कहा गया कि इनका जो एक हमारा एक मारूफ एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया। लेकिन ये जो तकरीर उन्होंने की है ये इतनी ख़तरनाक तकरीर है, इससे तो नहीं लग रहा कि उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। फिर इसके अलावा जो असम्बली के अंदर तकरीरें हुई हैं
मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी सूबाई असम्बली में के अरकान ने इस नहज पर जाके जो है तकरीरें की हों, और इतनी ख़तरनाक तकरीरें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगर कहीं से कोई ज़्यादती भी हो रही है तो इदारों के साथ ये रवैया इख्तियार करना एक कौमी सतह की जमात को ज़ेब नहीं देता, किसी तौर पे भी जो है ना वो ज़ेब नहीं देता। वो जो गुफ्तगू की गई थी वो नहीं करनी चाहिए थी। शिकायतों के अजाले के लिए कोई प्लेटफार्म अब होना चाहिए। अगर वो प्लेटफार्म नहीं है तो ये वफाक की भी जिम्मेदारी है कि भाई इस वक्त की जो लड़ाई झगड़े हैं उनको छोड़ें। सही, वहाँ मामूल के हालात नहीं है, ये हमको और आपको वहाँ से बाहर बैठ के भी नजर आ रहा है कि वहाँ मामूल की सूरत हाल नहीं है। लेकिन क्या आपको वफाकी हुकूमत के रवैये में नजर आ रहा है कि गैर मामूली सूरत हाल को भी उसी तरह देख रही है? कहीं उसकी संजीदगी हमें नजर आ रही है? अगर वहाँ कोई लोग जो है शरपसंद अनासिर है, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है, वो ऐसी रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि जिससे जो है वहाँ चिंगारी जो है शोला बन रही है, तो भाई उस पर पानी डालना है, उसको मजीद जो है ना हमने फैलाना तो नहीं है। सही। तो भाई इस वक्त संजीदगी इख्तियार करें। बहुत इस वक्त ऐवान बैठे हैं वहाँ KPK की सूरत हाल के ऊपर। अगर ओपन डिस्कशन नहीं हो सकती भाई आप इन कैमरा डिस्कशन करें, लेकिन बैठे उसका कोई सोल्यूशन निकालें। तहरीक इंसाफ से आप बाद में निमट लेंगे, तहरीक इंसाफ आपसे बाद में निमट लेगी, लेकिन जो वहाँ के मामलात हैं उसको उसी संजीदगी और उसी पैराए में देखें जो वहाँ हमें और यहाँ नज़र आ रहा है। वरना ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, हम सब के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात में समझ में नहीं आता कि तरजीहात क्या है, कितने अहम मामलात पे उन्होंने जो है वो अपनी आंखें बंद की हुई। सही जी आमिर साहब, अब ये खारजा पॉलिसी जैसे विफाक के मामलात को जो खुद हैंडल करने का उन्होंने ऐलान किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, अब कहा जा रहा है विफाक के मामलात में मुदाखलत है, तो आप इस जेस्चर को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वही बात दोबारा जो अब फैसल साहब भी कह रहे हैं कि जलसे में जो कुछ उन्होंने जोश खिताबत में कहा उसके बाद ये तस्वुर किया जा रहा था कि अब उनका लहजा बतौर वज़ीर आला उनको प्रिटेंड करना चाहिए, लेकिन आज लहजा उनका मज़ीद सख्त था। वो एक मुहावरा है ना, PTI के बकौल तंग आमद बजंग आमद। जब तक ये बाकी सब पे यही कहर तुड़वाते रहे, जिन अफसरों का कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल करेंगे हम, वो सब ठीक था। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों को इस बात से चिढ़ हो जाती है, 2018 के इलेक्शन पे बात करो या किसी चीज़ पे भी बात करो तो मुमासलत भी ढूंढनी पड़ती है और फिर तज्जिया किया जाता है कि जब तक आपके साथ चलते रहे बकौल इमरान खान के, मैं तो खुद कुछ करता ही नहीं था, जनरल बाजवा करते थे, मुझे कानून साजी भी वो कर्नल साहब लियाकत रखे हुए थे, उनके लिए पार्लियामेंट हाउस से वो सारे काम कराया करते थे और अपने पार्टी के और अपने इत्तेहादियों से मिलने से वो एहतराज बरता करते थे और उन पे फ़िक्र कसा करते थे और हुकूमत वो एक पेज के ज़रिए किया करते थे। अब जब वो सहूलतकारी नहीं रही तो अब जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कहा वो बगावत से कम तो नहीं है। जो अरकान असम्बली बात कर रहे हैं, जिस तरह PTM के साथ मिल के PTI एक नए एजेंडे पे शुरू हो चुकी हुई है, तो ये जो अफ़गानिस्तान से बात करने जा रहे हैं, तो आज वो रऊफ़ क्लाथर ने बड़ा अच्छा लिखा कि जनाब जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि डिविडेंड लाइन पेशावर तक है और हमारे मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के पास जाके ज़रा बैत कर लें, तो अली अमीन गंडापुर को पता चल जाएगा। क्योंकि आज भी जिनके पास ये बहुत ज़्यादा खुशी से भागे जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मेरे तो, क्योंकि वो दोनों एक ही हल्के के हैं और एक ही इलाके के हैं, तो वो कहते हैं हमारे तो शाम में बंदे नहीं बाहर निकल सकते और 50 के करीब सरकारी एहलकार अगवा हो चुके हैं। इनके मुखालिफिन कहते हैं कि ये उनके साथ मिले हुए हैं तावान लेने में। कोई वजाहत, कोई जवाब है कि सूबे में अमन व अमान कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप मूँछों को ताव दे के अपोजिशन के ऊपर बोलते हैं और किसी के पल्ले कुछ नहीं छोड़ने का दावा करते, तो उस हुकूमत के पल्ले तो कुछ लाए ना अपनी। जहाँ आपकी हुकूमत है उसकी अमलदारी के लिए काम करें ना। वो क्यों नहीं जिम्मेदारियाँ लेते कि अमन व अमान भी ठीक करना है? तीसरी हुकूमत है आपकी, आपने कौन सा काम किया कि आप गिनवाते हैं कि मैंने KP में किया? आप यूनिवर्सिटियों की ज़मीनों पे नज़र रख के वहाँ पे आप घोड़ों के दौड़ाने की जगह प्राइवेट पार्टियों को खरीदवाने के लिए दौड़ रहे हैं। कर्जे आपके इतने हो चुके हैं, सुबह आपसे चलता नहीं, चोरों के बिल आप खजाने से देने के लिए तैयार हैं। तो जनाब पहले तो आप अपनी डिलीवरेंस बताएं ना कि आपकी क्या डिलीवरेंस है जो आप मुकाबला करने के लिए कहीं पर भी आना जाना चाहते हैं। बिल्कुल सब हक है आपका, लेकिन जो हक बकौल इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 8 सितंबर को दिया था और मुझसे तारीख दी गई थी NOC की, तो क्या आपने कोई काविश की कि आइंदा के लिए आपके जलसे चल सकें? आप तो फौज पे चढ़ दौड़े हैं, आप पाकिस्तान के उन मामलात पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो आपकी डोमेन नहीं है। तो बुनियादी तौर पे या तो आप इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के अंदर ले जाके फंसवा के पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, या आपकी ख्वाहिश यही है कि बस ठीक है वो मेरी पीठ
थपकी रखें और मैं वो उनको अंदर रखूं और बाहर मेरी जो है ना कुव्वत का मुजाहरा होता रहे और मैं दंदनाता फिरूं, ये नहीं चल सकता। ये चार्जशीट तैयार कर रहे हैं अपने खिलाफ भी, पीटीआई के भी खिलाफ, जो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये काम नहीं होना चाहिए पीटीआई का, कि इस किस्म की बैन लगे, लेकिन ये काम वो कर रहे हैं जो ठप्पे लगेंगे। ये जो अभी फैसल कह रहे थे ना, बज़ाहिर ये ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं केपी में क्या है, ग्राउंड रियलिटीज चेक कर लें, थोड़ा बहुत है, मौजूद है, पीटीएम पहले से मौजूद है। ये जो अब हल्लाशेरी पीटीआई दे रही है ना, उसकी वजह से आप और हम जब कभी देखते हैं ना कोई बड़ा खौफनाक हादसा, चाहे वो किसी सूबे में कहीं पे भी हो जाए, तो उन दिनों में हमें वही खबरें बार बार नजर आने लग जाती हैं। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ले, ह्यूमन साइकी जो है ना, वो फिर उसी पे चलती है कि फिर उस तरह की चीजें आती हैं। फैसल साहब, आप कराची की बात कर लें, मैं मेरे पड़ोस में है, मैं जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि लकी मरवत में मैंने कल भी जिक्र किया था, पुलिस वाले जो बरतरफ हुए, उनके साथ वो जो लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि जो केपी की पहले ट्राइबल एरिया था, एक्स फाटा, वहां पे कोई पुलिस नहीं है। वो जो खासादार थे उनको पुलिस का यूनिफॉर्म पहना दिया गया, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी एजुकेशन के। तो ये जो ड्रामा मिल के चल रहा है ना, मैंने आपसे पहले ये फिक्र कहा आपकी इस गुफ्तगू से कि कुछ है और कुछ वो है जो हम मुमासलतें देखने लग जाते हैं। ये लग पता जाएगा, कर लेना 21 सितंबर और 15 दिन में अब 11 दिन रह गए हैं, कर लें। जी अयाज साहब, देखिए चीज़ें इतनी सादा नहीं है शायद जितनी सादगी से हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने जिक्र भी किया, पता नहीं क्यों आपको लग रहा था कि वो शायद टोन चेंज हो जाएगी, मुझे तो ऐसा किसी स्टेज पे भी महसूस नहीं हुआ। हालात खासे बिगड़े हुए हैं और मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब किसी को परवाह नहीं है, मुझे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब का सारा फोकस IMF है कि जी बस IMF से हमारी बातचीत बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक जा रही है। कौमी असम्बली में जो हुआ वो आपके सामने है। अब अयाज सादिक साहब पे वो इल्ज़ाम आ रहा है जी कि वो IG तो कहता है कि मैं इनकी वो रजामंदी से मैंने किया सारा कुछ। फजलुर रहमान साहब की आज की तकरीर भी बड़ी खौफनाक थी, वो भी मतलब कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। देखें होता ये है कि जब मतलब मेरे कायद ने जब चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे, जब उन्होंने नारा लगाया था कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लगा दाग, तो उस वक्त क्या हालात थे, को बहुत ज़्यादा वो मुश्किल में थे। लेकिन वो सुबाइयत है, सुबाई कार्ड खेल जाते हैं लोग। इसी तरह वाली अमीन गंडापुर भी अपना सुबाई कार्ड खेल रहे हैं। और वो जो कहा जा रहा है जिसकी कोई वजाहत नहीं आ रही कि 8-10 घंटे वो गायब रहे, को फैसल वावडा साहब ने कहा जी उनको पैटीज खिलाए जा रहे हैं, खिलाए गए हैं, अगली दफ़ा कुछ और। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई किसी सर्कस में बैठे हुए हम कि वो कोई आएगा और एक बयान दे के निकल जाएगा। वजीर दिफा साहब को सियासी बयानात से फुर्सत नहीं होती, वो इस तरफ आते ही नहीं है। वजीर दाखिला साहब बोले ही थे तो कह रहे थे कि जी एक SHO की मारा दहशतगर्द। यार मतलब हमारे जवान शहीद हुए इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, हमारे शहरी शहीद हुए, हो रहे हैं मुसलसल। मतलब मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान आप देते जा रहे हैं। आपको इसका मतलब है कि फिक्र ही कोई नहीं है। और वो होता वही है ना कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के जब रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, वो उसमें सब अच्छा लिखा जा रहा होता है कि जी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। आप आंखें बंद नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक, मैं आपको बताऊं, ताकत से ज़्यादा बड़ी चीज़ मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, टेबल पे बैठ के, वो आप में ज़्यादा ताकत होती है। मतलब जब 71 का जब सानिया हुआ तो उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के आपने वो मराहत ले ली थी, रायत ले ली थी, जो भी मतलब बहुत बड़ी बात थी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा कारनामा था कि जाके इंडिया में इंदिरा गांधी पे इतनी तनकीद हुई कि जो मांगा भी नहीं था पाकिस्तान ने वो भी आपने दे दिया। तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे वो चीज़ हुई थी। तो मेरे ख्याल में हमारे जितने इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बड़े ठंडे दिमाग से इन चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा और चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप के वज़ीर दाखिला ये बयान दे दें जी कि एक SHO की मार है। नहीं हुजूर, नहीं, ये चीज़ें उससे बहुत आगे हैं जो आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक सूबे में पहले ही इतने हालात ख़राब हैं, दूसरे में भी हो जाए? नहीं, इसको फौरी एड्रेस करना पड़ेगा। और मुज़ाकरात की बात
मतलब वो अली अमीन गंडापुर क्यों करे? ये यहाँ से आनी चाहिए कि जी हम चूंकि इंगेज तो हैं ऑलरेडी, लेकिन कोई वफ्द भी भेजते हैं, ठीक है, आप भी बताएं कि आपकी जो ग्रीवेंसेस है उस हवाले से कुछ लोग आप भिजवाना चाहते हैं उस वक्त में, तो उनको उसमें ऐड करते हैं। पहले नहीं जाते रहे वफ्द वहाँ अफगानिस्तान बातचीत के लिए, मामला ठीक करने के लिए, अब भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदारा इसको बिल्कुल ये ना लें कि ये कोई बहुत आसान काम है, ये कोई शायद वीडियो गेम चल रही है और अगले स्टेप पे हम आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, इस तरह नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इन चीज़ों को सीरियस लें, और ये स्पेशली जो हमारे बहुत अहम वज़रा हैं, इनको भी चाहिए कि सियासी बयानबाजी से ज़रा परहेज कर लें कुछ अर्सा, इस पे एक सीरियस डिबेट भी करा लें पार्लियामेंट में। फजलुर रहमान वहाँ बैठे हुए हैं और सीनियर लोग बैठे हुए हैं, महमूद खान अजगज़ई बैठे हुए हैं, इन लोगों से आप बैठ के कहीं मशवरा कर लें कि यार इन चीज़ों से जान कैसे छुड़ानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इस तरह आप ओवरलुक नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। सही जी। इलियास साहब, विफाक के इख्तियारात में मुदाखलत जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये उन्होंने मुदाखलत की, मुज़ाकरात की बात करके, और ये कितना एक ख़तरनाक किस्म का उनका बयान है कि वो विफाक की जो डोमेन है उसमें जाकर वो बात कर रहे हैं? इलियास साहब देखिए जी, आज तक इस तरह का हुआ नहीं है, क्योंकि वफाक एक इकाई है। तमाम सूबे भी जो बातचीत करते हैं, जो भी मामलात हो, माली हो, सियासी हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो इसको एक फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट इकाई की सूरत में देखा जाता है। वफाक इसी के लिए इकाई बनाई थी, तो वज़ीर आज़म हैं, वो बातचीत करते हैं। इस एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, कानून है जिसके मुताबिक ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक ही करना है। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो ये तो बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इससे तो तमाम सूबों के मामला ख़राब होते हुए, आज तक इस तरह किया नहीं, ये तो फिर तमाम सूबे अपने मामला खुद तय करेंगे, फिर वफाक का क्या सूरत हाल होगी। वैसे सूरत हाल तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह ऐसे किसी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो फिर ये सूरत हाल इसी तरह होगी। तमाम सूबे अपने मामलात को खुद देखेंगे कि जिस तरह करेंगे, क्योंकि किसी को है ही नहीं है, ना किसी को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मामलात हैं। वो एक मीटिंग कर ली, उसके बाद इस सूरत हाल को इस तरह देखना, ये तो तमाम सूरत हाल को देखने के लिए चारों वज़रा आला का इजलास जिस तरह पहले हुआ करता था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर मुज़ाकरात करने हैं, तो इसके लिए मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है चारों सूबों की, बल्कि पाँचों की। तो मामलात को इस तरह इस नज़र से देखना, ये बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल है। एक गैर यकीनी सी जैसे सूरत हाल पैदा करेंगे कि जी वो ख़ुद अपने मुज़ाकरात करेंगे, वफाक से भी नहीं पूछेंगे और ख़ुद जाके अपने मामलात तय करेंगे। तो ये अजीब सी है। वो अगला दूसरा मुल्क भी जो है, हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, वो भी देखेगा कि ये क्या सूरत हाल है। ये तो एक अजीब सी बात है, जो एक बहुत खौफनाक सी सूरत हाल है। अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो। तो ये तो अव्वल तो बात है, इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने धमकी दी है, महज धमकी, इसको समझा जाए और इस सिलसिले में इस बात का नोटिस लेना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि इस तरह की बात ना करेंगे, क्योंकि इस तरह तो सूबों की यानी कि तमाम वफाक की जो इकाई है, जो बनाया था, इस फेडरेशन जो है, वो तमाम मामलात को देखती है। तो ये तो बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। इस तरह तो फिर पंजाब उठे, अपने मामलात जी खुद तय करना शुरू कर दे, और दूसरे मामला ये है तो खैर से गाली के दौरे तो होते हैं, लेकिन इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सीरियस इश्यूज़ को समझो, इस तरह की बात करना इस तरह, तो ये तो एक बड़ा एक अजीब चीज़ है। वो तो तमाम बॉर्डर एकदम जैसे खोलने की बात कर रहे हैं कि जी उनसे जाके बातचीत करेंगे, उनसे अलहदा ही अपना एक अलहदा ही मुल्क बनाने की कोशिश जैसे होती है। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। ये तो इस बात का सीरियस नोट लेना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि संजीदगी किस हद तक है, कि वैसे ही उन्होंने धमकी दी है कि बातचीत की है, तो इस पर बातचीत करनी चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, ठीक है जी, शकील अंजुम साहब। वो देखिए, बात ये है कि ये जो जलसा हुआ 8 सितंबर का, और उसमें जो बात शुरू हुई अली अमीन गंडापुर के खिताब से, और उसके बाद जो जी शकील अंजुम साहब आप सुन पा रहे हैं? जी शकील अंजुम साहब से हम जान रहे थे कि वफाक के इख्तियारात में मुदाखलत कितनी ख़तरनाक, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान कितना ख़तरनाक हो सकता है। ज़ाहिर है वफाक के मामलात अगर सूबे उसमें मुदाखलत करेंगे तो ये क्या दुरुस्त है या नहीं। जी शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा था कि हम बात कर रहे हैं
सितंबर से जो जलसे से जो शुरू होने वाली बात है और जहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया, इदारों के हवाले से बातचीत की, उस हवाले से आप ये देखें कि जलसे होते रहते हैं, कोई नहीं, और उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती कि इस जलसे को इतने बजकर इतने मिनट पर खत्म होना बहुत जरूरी होता है। अगर जलसा 2 घंटे ऊपर भी चला गया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। और आपने ये देखा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया और उसके बाद जब डिबेट शुरू हुई तो पूरी पीटीआई जो है वो बिल्कुल एक डिफेंसिव लाइन पर थी। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलास के बाद हुकूमत की जानिब से कार्रवाई शुरू की और अरकान असम्बली की गिरफ्तारी शुरू हुई तो पीटीआई ने बड़ा अग्रेसिव मूव किया और हुकूमत को डिफेंसिव होना पड़ा। और जहां तक सवाल है अली अमीन गंडापुर का, तो उनकी अपनी लॉयल्टी भी मशकूक है, मेरा ये ख्याल है पार्टी में भी और बानी पीटीआई के सामने भी, और वो इस हवाले से भी खास तौर पर इस किस्म के बयान दे रहे हैं क्योंकि जो पिछला जलसा मनसूख हुआ था उसके बाद से जो पार्टी का रिएक्शन आया और खास तौर पर अलीमा खान ने कि उनको एक टाउट करार दिया एस्टेब्लिशमेंट का, और उनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि अगर वो उनकी बातचीत इसी तरह रही और उन्होंने इस किस्म के अग्रेसिव बयान ना दिए तो शायद वो वज़ीर आला केपी ना रहे, उनको तब्दील कर दिया जाए। तो इस हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने अग्रेसिव रवैया इख्तियार किया और वो उस रात कहाँ रहे, किन के पास रहे, इस हवाले से भी उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की। जबकि बैरिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में थे, लेकिन जब उन्होंने आकर खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि उनके किसी के साथ मुज़ाकरात हुए या उन्हें डिटेन रखा गया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारी एक मीटिंग थी, उस हवाले से वहां पर जैमर लगे हुए थे, मीटिंग लंबी होगी जिसकी वजह से ताखीर हुई और मैं वापस जो है वो पेशावर पहुंच गया हूँ। तो कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर को ये जरूर ख्याल है कि जो पिछली उनके बयानबाजी थी या उनका किरदार सामने आया था राब्तों के हवाले से कि उनको हटा ना दिया जाए। रहा सवाल ने बात की है कि वो खुद जाकर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, तो ये उनका डोमेन नहीं है, वो किस हवाले से जाके मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये फेडरेशन को चैलेंज करने वाली बात है। ये वफाक का सब्जेक्ट है और वफाक को इस पर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन के साथ बैठकर बात करे। ये वजीर आज़म साहब को चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर नेज़ा फेंकने वालों को, किसी ट्रेन के हादसे से बचाने वालों को, किसी एक्सीवेटर की फैमिली बचाने वालों को बिठाकर बातचीत करते हैं, लेकिन वो इन संजीदा जो इश्यूज हैं इन पर वजीर आज़म साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। हालांकि उनके बारे में ये है कि वो हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करते हैं और उन्होंने मुज़ाकरात से ही राह निकाली है। मुस्लिम लीग नून पर जितनी मुश्किलात आई माजी में, तो वो तमाम की तमाम उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद जो है खामिया नवाज शरीफ की पाकिस्तान से लंदन रवानगी हो, मुस्लिम लीग को वापस पार्लिमानी सियासत में आना हो, तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो 2-3 लोगों को जाता है, लेकिन उनको लीड जो है वो हमेशा मियां शहबाज शरीफ करते रहे। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन का मसला है, और वो जब आपने देखा कि अपोजिशन में थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को खुद जो है वो कहा था कि वो मिसाक मईशत करने के लिए तैयार, बिल्कुल, लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया कि वो इन अहम संजीदा इशू। ठीक है, आप समझते हैं कि संजीदा मामलात पर ऑपोजिशन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बैठना चाहिए। ये ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमती मामलात, हुकूमती कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन एक अहम पार्ट है इसका, और उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मामलात हैं जिसमें हुकूमत उस तरह से ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेती, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। बहरहाल हमारा बुनियादी सवाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका बयान वफाक पर हमला है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल, मुसलसल तीसरी बार शरह सूद में कमी, हुकूमत के मुआशी बेहतरी और महंगाई कम होने के दावे, मगर आवाम का बदतरीन महंगाई से जीना मुश्किल हो गया। हम सवाल ये रख रहे हैं कि हुकूमती दावे, मईशत के जो दावे हो रहे हैं हुकूमती, वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ क्यों हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टेट बैंक ने मुसलसल तीसरी मरतबा शरह सूद में कमी कर दी। पॉलिसी रेट 2% कम होने के बाद 19.5% से 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने यह दावा किया कि मईशत बेहतर हो रही है
और महंगाई मुसलसल कम हो रही है। अब ये 9.64% तक आई है। अब प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम करते हुए इसे मईशत के लिए खुशाइंद कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन है। एक तरफ तो महंगाई कम होने के नाज़रीन दावे किए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि महंगाई से आवाम का जीना मुश्किल है। बिजली एक बार समाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.70 महंगी कर दी गई। इत्तलात ये हैं कि IFBR टैक्स का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है और मिनी बजट की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टैक्स नहिंदगान के खिलाफ सख्त इकदाम की तजवीज़ सामने आ रही हैं। ये सख्त इकदाम पार्लियामेंट की मंजूरी से लागू किए जाने का इम्कान है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मुसलसल तीसरी बार शरह सूद में कमी, अब हुकूमत की मौशी बेहतरी और महंगाई कम होने के दावे सामने आ रहे हैं, मगर जो ज़मीनी हकीकत है बदतरीन महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है, मिनी बजट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो ये जो बेहतर मईशत के दावे हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? असल में ना वो फिर कव्वा सफ़ेद हो जाए जिनका काले की बजाय, तो हक़ाइक़ मुख्तलिफ ही रहते हैं। क्योंकि मई से लेकर अब तक 47 रुपये पेट्रोल में कमी हुई है और मज़ीद कमी होने जा रही है, 12 रुपये तक की जा रही है पेट्रोल में कमी। तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इस बचत से तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, जो हर रोज़ पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रक्षा, गाड़ी, कार जो भी यूज़ कर रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। घी अगर कम हो गया है, गंदम का रेट, रोटी का कम हुआ है, उसका भी आम आदमी से क्या ताल्लुक़ है? वो तो अशराफिया की है, ज़ाहिर है कि हम उसको नहीं कर सकते। अब जो टैक्सेशन की बात आज इरशाद अंसारी ने रिपोर्ट की है सुबह ही, वो जिन लोगों ने FBR के एहसास से गोशवारे जमा नहीं कराए या डिले करेंगे, वो सारी चीज़ें उनकी तरफ जा रही हैं कि उनको मज़ीद टैक्स में ले आए कि आपने झूठ बोला है, गलत किए हैं, या आप गोशवारे नहीं जमा कराते, आपका डाटा मौजूद है, वो फ़िलहाल टैक्सेशन उनकी तरफ जा रही है। सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा गिन के और बेहतरी की तरफ तनकीद होनी चाहिए कि जी आप मज़ीद मेहनत करें। असल बात वो है कि हुक्मरानों के अपने खर्चात में कमी वो बहुत ज़रूरी है। आप नौकरियां बंद करते हैं तो वो भी तो आम आदमी की नौकरी बंद होती है ना। ये आपका काम है कि रोज़गार पैदा करें। शरह सूद में कमी लोगों की तवक्को थी कि इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि वो जो हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो स्टेट बैंक को कंट्रोल में दे गए IMF के कि आप हुकूमत पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। वो उन्होंने अब तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, स्टेट बैंक क्या करेगा? आप जकड़ चुके हुए हैं उस सिस्टम के अंदर। तो जितनी आपके पास फिस्कल स्पेस होती है, आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। आप कोई हुक्मरान होगा जो कोशिश ना करे कि जी ठीक है, खैर है 55 रुपये किलोमीटर में अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उड़ता रहे, सस्ता है ना, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश और अच्छी होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वाकई आम आदमी का जीना दोबर है। लेकिन जो बेहतरी के इशारे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ कम से कम उम्मीद तो दिला रहे हैं ना। मेरे ख्याल में इस तरह और इकदाम होने चाहिए। सही जी, अयाज साहब। देखिए दुआ, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर मुल्क में सिर्फ एक काम हो रहा होता है, लोग बैंक में पैसा डालते हैं और वो उस शरह से पैसे लेते जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। आपकी गाड़ियों की लीजिंग बहुत कम हो जाती है, होम लोन बहुत कम हो जाते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं ना जो इससे चल रही होती हैं। तो ये मुसलसल तीसरी बार होना, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। लोगों को सुख का सांस आएगा और कुछ लोग सोचेंगे, कर्ज लेके कोई कारोबार शुरू करने का भी सोचेंगे। मतलब वो एक एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है इससे। दो बात ठीक है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको और कम होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे कम होगा आपको कोई कारोबारी सरगर्मियां मुल्क में हिलजुल नज़र आना शुरू हो जाती है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब मेन इशू जो इस वक्त हमारा रह गया हुआ है वो बिजली बिलों का इशू है। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर कुछ चीज़ें हो जाए, को रीनिगोशिएट करके उसको किसी तरीके से नीचे लाया जाए, तो ये बहुत चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये बात ठीक है कि कुछ खाने पीने की अशिया भी कम हुई हैं, पहले से उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। इवन बेकर्स पे इन्होंने जब ज़ाहिर है वो आटा सस्ता किया था तो उस पर भी उनको ये जिम्मेदारी लगाई थी कि जी आप चीज़ें कम करें, उन्होंने की हैं। लेकिन स्टिल इतनी कमी नहीं हुई कि एक आम आदमी सांस ले सके, वो वहीं फंसा हुआ है। जाहिर है उसने ऑल द टाइम वो मोटरसाइकिल या गाड़ी निकाल के तो चला नहीं होना ना, पेट्रोल उसके लिए बहुत सस्ता हो गया। उसने बिजली का बिल भी देना ना उसी घर में। उसको रोटी अगर 16 रुपए की आपने कर दी, लेकिन वो बिजली का बिल अगर 3600 उसका आ जाएगा, तो वो बेचारे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो दे सके। उसके बच्चों की उसने स्कूल फीसें भी देनी है
उसने अगर खुदा ना खासा घर में कोई बीमार है उसकी दवाई भी खरीदनी है, तो टाइम तो जाहिर है जितने बर्बादी हुई भी है उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन इस पे हम ये नहीं कह सकते कि आज हम बहुत मुतमईन हैं कि बड़ा अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने और बहुत अच्छा हो गया। नो, इट विल टेक टाइम, लेकिन नो डाउट ये पॉजिटिव स्टेप्स है और इनकी तारीफ हमें करनी चाहिए। जी फैसल साहब। देखिए शराय सूद की हद तक तो ये ठीक है कि शराय सूद जो है वो मरहलावार जो है कम हो रही है, और ये इसी तरह अगर कम होती रही तो बहरहाल पाकिस्तान में जो कारोबार रुका हुआ है वो कारोबार जो है खुल जाएगा। अच्छा, कारोबार जब खुलेगा तो उससे ज़रूरी नहीं है कि महंगाई कम हो, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद तो बहरहाल लोगों की बढ़ेगी। क़ुव्वत ख़रीद से भी जो है एक फ़र्क पड़ता है, यहाँ लोगों महंगाई भी है, क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो कमज़ोर हो गई है। अब जो कारोबार जो है वो दो चीज़ों से, एक तो चले शराय सूद तो अपनी जगह, लेकिन बिजली के जो नर्ख हैं उनसे भी जो है ना लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। इस बिजली के नर्ख पे फिजिबिलिटी बनाना जो है मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत जैसे दावे कर रही है कि वो बिजली के नर्खों को भी कम करने पे उनकी बातचीत चल रही है, और 2 दिन से जो IPPs की जो बयानात आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जो IPPs का मूड नज़र आ रहा है हमें, तो उससे अगर लगता है कि ये शायद वो जो चार्जेस हैं क्या जो खास मखसूस जवाब पे लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे, जी तो कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाते हैं। कल भी कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी भी एक IPP की तरफ से बयान जारी हुआ है, एक मुस्बत जो है इशारिया जो मिला है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो पीछे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है कैपेसिटी चार्जेस को कम किया जाए। अगर ये कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाते हैं तो बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पे कारोबारी अफराद के लिए भी और एक गरीब तरीन इंसान के लिए भी ये एक जो है ना एक अच्छी खबर होगी। लोग जो है वो सुख का सांस ले सकेंगे। एक चीज़, अगर ये जो तनख्वाहदारों का जो टैक्स है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हुकूमत जो है इस पे गौर करे, इसको भी थोड़ा सा इस पे नज़रसानी कर ले, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो भाई तबका है जिसकी बात करने वाला कोई नहीं होता, उसके लिए कोई एहतजाज करने वाला नहीं होता, उसके पास कोई प्लेटफार्म नहीं होता। अगर इनका भी जो है टैक्सेस जो है कम कर दिया जाए तो ठीक है। अगर पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मुस्तकबिल में और अच्छी हो जाएंगी तो इस पर कौन मुखालफत करेगा? बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये जो चीज़ें अच्छी हो रही है इसका बराह रास्त फ़ायदा आम लोगों तक भी जाना चाहिए, और जिसका आगाज़ अगर इन्होंने कर दिया है, जैसे कुछ चीज़ें अच्छी सस्ती हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, और वो आम चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, ख़ासतौर पर अशिया खुरानोश और रोज़गार के मौके वो बहुत कम हैं, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है इन मामलात में भी बेहतरी आएगी। क्विकली एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल होगा शकील अंजुम साहब और इलियास साहब पर टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आपके ख्याल में मईशत में जो बेहतरी के दावे हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ क्यों हैं? या दीगर जिस तरह एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ हुआ है और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मईशत बेहतर होती रही तो उसके जो असरात हैं वो आम आदमी तक भी जाएंगे। शकील अंजुम साहब। तो देखिए, इट्स अ गुड साइन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि शरह सूद ज्यादा होने की वजह से लोग कारोबार नहीं कर रहे थे और ज्यादातर लोगों ने अपना सरमाया वो बैंकों में रख दिया था, और जो प्रॉफिट आता था उसमें उनका कहना यह होता था ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ना किसी को रिश्वत देनी पड़ती है, ना टैक्स देना पड़ता है। इसलिए लोगों ने अपना ज्यादातर सरमाया जो है वो बैंकों में रख दिया और अपनी इंडस्ट्री और कारोबार को बंद कर दिया। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। जैसे जैसे शरह सूद कम होगी, मुल्क के अंदर जो मुआशी एक्टिविटी है वो जनरेट होगी, और जो मईशत का पहिया रुका हुआ है, खासतौर पर हमारी इंडस्ट्री जो बंद होती जा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हो जाएगी और पैसा मार्केट में आएगा। जब पैसा मार्केट में आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लोगों को उसके समरात मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो आप पूछ रही हैं कि इसके समरात नीचे क्यों नहीं आ रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की जो मशीनरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। मार्केट और मंडी के अगर रेटों का फर्क देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। अगर मंडी में एक चीज आपको 10 रुपए किलो मिलती है तो वही चीज मार्केट में 100 रुपए किलो मिलती है। प्राइस का जो कंट्रोल है उसको अगर हुकूमत कंट्रोल कर ले, उसका मैकेनिज्म बना ले, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उस तरीके से किराए बढ़ा तो देते हैं जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है, लेकिन जब कमी करती है तो उस तरीके से किरायों में कमी नहीं होती। इसलिए वो सम्राट जो नीचे वाला तबका है वहां पर हमें देखने को नहीं मिलते, और वो लोग उसी तरीके से एहतजाज भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं कि हुकूमत के इन इकदाम
हमारे पास हम तक कोई फायदा नहीं पहुंच सका। तो उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह माजी में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते थे, लेकिन अब जो हुकूमत कर रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो रोटी के ऊपर है या बेकरी आइटम पर है। और इसके अलावा जो भी मैजिस्ट्रेट या टीमें निकलती हैं वो और कोई चीज चेक नहीं करती। इसके साथ साथ गोश्त है, दालें हैं, चावल है और बाकी अशिया है खुर्दोनोश की। आप एक दुकान पर चले जाएं वही चीज 100 रुपए की मिल रही होती है, दूसरी दुकान पे चले जाएं वही चीज 120 रुपए की मिल रही होती है, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। असल यहाँ पर है कि हुकूमत को अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल से चीजों को चेक करना पड़ेगा, अपनी दिखानी पड़ेगी लोगों को जो है वो तब इसके सम्राट जाकर मिलेंगे और फिर आप और हम कहेंगे कि वाकई हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ मिला है। तो अभी पेट्रोल की कीमत में कमी की खबरें आ रही हैं, अगर बिजली के ऊपर बैठकर हुकूमत कर ले और IPP के साथ मुज़ाकरात करके बिजली की कीमतों में कमी आ जाए तो मेरे ख्याल जो हुकूमत जिस ट्रैक पर जा रही है मईशत के हवाले से तो बेहतरी मजीद भी हो सकती है। जी इलियास साहब। देखिए जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, शरह सूद में कमी की और तीसरी मरतबा मुसलसल कमी की। अगर शरह सूद कम होती है तो फिर बैंकों से लैंडिंग ज़्यादा होगी, कर्जे ज़्यादा लेंगे। इंडस्ट्री पहले बिल्कुल नहीं ले रहे थे और इंडस्ट्री इसी वजह से जमूद का शिकार थी। देखिए इंडस्ट्री की पैदावार भी कम थी और जो बैंकर से कर्जे लिए हुए थे लोगों से अदा करना मुश्किल हुए थे, इतनी ज़्यादा शरह सूद थी। अब ये सूरत हाल नॉर्मल होते हुए टाइम लगेगा, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होना शुरू होगी। लेकिन इसके लिए तमाम जो इकॉनमी के जो हैं सेगमेंट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी है उसको भी सब कुछ चीज़ों को देखने, इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी गुड गवर्नेंस करनी पड़ेगी और सूबों को इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तो है ही नहीं है कि इनको लगाना होगा कि आप अपनी चीज़ों की कीमतों के जो कम करें, क्योंकि इसकी जो इसकी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसकी जो शॉर्टेज पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप पैदा करके जो बिला वजह एक महंगाई का एक जो पैदा कर दी जाती है, इस चीज़ को भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि आपकी इकॉनमी थी, GDP थी, श्रिंक कर गई थी। अब आपकी GDP को दोबारा रुपीज़ को सर्कुलेशन में लाना जो है ये जो स्ट्रगल हो रही है इसके लिए इकदाम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियों में रखना पड़ेंगे तसलसल। और ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए जो सबसे बड़ा आइटम है कि बिजली की कीमत को कम करना पड़ेगा। जाहिर है देखें जी पेट्रोल की इवन गैस हम ओवरलुक कर रहे हैं जी, गैस तो बहुत महंगी। इन चीज़ों को कम करने की कीमत को कम करने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ों की कीमतों को कम कर लेते हैं क्योंकि पेट्रोल की एडजस्टमेंट हो रही है, एक तरफ आप पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमत कम करें और उसी से ईंधन जो आप इस्तेमाल करते हैं बिजली की पैदावार से उसकी कीमत को आप बढ़ा रहे हैं मुसलसल। तो ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के अपने हैं कि अपनी आमदन बढ़ाने के लिए जो तरीक़ाकार इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सबसे ज़्यादा है, जो सैलरीड क्लास पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, लोगों पर लगे हैं डबल टैक्सेशन, इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा ताकि लोग खुल के काम कर सकें और सहूलत देनी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट को अपने आप की इकॉनमी को एक दफ़ा दोबारा नज़रसानी करनी पड़ेगी पॉलिसीज़ वगैरह पर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। लोकल लोग करेंगे तो बाहर से फॉरेनर्स आएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये है चीज़ों की तरसील अगर सही तरह हो, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप पैदा हो जाता है, ये चीज़ों की गुड गवर्नेंस को लाना होगा। और जो अपने अखराजात हैं जो फजूल जो गवर्नमेंट जो करती है, हम तो फजूल ही कहेंगे कि जो करते हैं इनके अपने अखराजात होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो भी कम करने पड़ेंगे। ये कह तो देते हैं लेकिन इसको करने की ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है, ताकि जो है इकोनॉमी के जो अदारे जो नुकसान में जा रहे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बात करते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होती नहीं है, गवर्नमेंट को उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो सारे जाहिर है जो IMF की जानब से हर रोज़ इनको यही बात की जाती है कि उन अदारों को ठीक करें, अगर नहीं ठीक होते तो उनको प्राइवेटाइजेशन करें उनकी, लेकिन वो भी नहीं इनसे हो रही। तो ये जो है कि रह जाती आवाम जिस पर मज़ीद टैक्स लगाते हैं और उससे कमाते हैं ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को तमाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर ये वो इकदाम कर रहे हैं कि बैंकों वगैरह के जो कर्ज़ों में के शरह में कमी करें, ये तो एक चीज़ है।
इससे ये है कि इंडस्ट्री की कॉस्ट में कमी होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट खुश होगा, क्योंकि इनको सूरत हाल का पता चला था सही कि हमारी जो इंडस्ट्री है फैसलाबाद खास तौर पर, वो लोग कह रहे थे कि हम अपने कर्जे पे नहीं कर सकते वापस, इस तरह डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। सही शरह सूद में 2% कमी का स्टेट बैंक ने किया। ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी कि ये एक अच्छा इकदाम है। अगर इसी तरह से मईशत में बेहतरी के इकदाम सामने आते रहे तो डेफिनेटली वो जो हम बार बार बात करते हैं कि दावे तो बहुत अच्छे होते हैं, ख़बरें भी अच्छी अच्छी आ जाती हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, वो इतने मुख्तलिफ क्यों हैं, तो ज़ाहिर है उनमें भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।